हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो 9th क्लास के लिए हमने थर्स्ट, प्रेशर, डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड अपलोड किया था आपके लिए। और आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे वह जो टॉपिक्स हैं आपके और ज्यादा क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। m किलोग्राम द्रव्यमान का धात्विक घन टेबल पर रखा है। टेबल के संपर्क में पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन द्वारा टेबल पर कार्यरत दाब 10,000 पास्कल है। तो द्रव्यमान m का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो द्रव्यमान m है किस तरह से निकाला जाएगा उसे देखते हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से पढ़िए और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी होती है उनको लिख लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है। और जो क्वेश्चन को हम ढंग से समझ जाते हैं तो उसे सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो चलिए, दे रखा है जो धात्विक घन है टेबल के जो संपर्क में रखा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन द्वारा टेबल पर जो कार्यरत दाब है 10,000 पास्कल। दाब दे रखा है 10,000 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ये दाब का मात्रक है और द्रव्यमान m आपको ज्ञात करना है। और दे रखा है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दाब के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, एकांक एरिया पर कार्य करने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था। तो दाब के लिए P इक्वल टू F अपॉन A। और कोई भी m द्रव्यमान की यदि वस्तु है तो पृथ्वी उसको जिस बल से खींचती है वो बल होता है अपने केंद्र की ओर mg। तो ये बल ही घन के द्वारा यह बल टेबल पर आरोपित होगा। तो P इक्वल टू mg अपॉन A और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद mg इक्वल टू pa, देन m विल बी इक्वल pa अपॉन g। आपके पास P है, प्रेशर दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और G आपको दे रखा है। और जो धात्विक घन है उसका द्रव्यमान आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। P है 10,000 पास्कल। देखिए, ये जो पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही लिखा जाता है। तो यहाँ दाब का जो मात्रक है न्यूटन और मीटर में है। जो गुरुत्वाकर्षण है उसका जो वैल्यू है मीटर में प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। क्योंकि लंबाई के जो मात्रक हैं यहाँ पर मीटर में है तो आप मीटर में ही ले लें, और जब हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 40। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को जब भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर करके ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। A इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो A की जो वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 यानी 0.0040 मीटर स्क्वायर। पॉइंट को हमने क्या किया, इधर 4 स्थान शिफ्ट कर लिया क्योंकि 4 जीरो हैं, तो ये हो गया 0.0040 मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया 0.004 अपॉन G है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो द्रव्यमान m इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ 3 जीरो है, पॉइंट अब 3 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा 4 kg। जो धात्विक घन है जो टेबल पर रखा है उसका द्रव्यमान 4 kg इजीली हमने P इक्वल टू F अपॉन A से फाइंड कर दिया। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन लेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, आपकी स्क्रीन पर है। 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल पर
यानी क्षेत्रफल उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। इन क्षेत्रफलों पर जो बल आरोपित हो रहा है उस बल का अनुपात दे रखा है। 5:9 के अनुपात में बल कार्यरत है, तो दाब का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, में क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है 10:3, 10:3, और इन सतहों पर जो बल आरोपित हो रहा है उसका अनुपात दे रखा है 5:9, 5:9। तो आपको इन बलों के द्वारा जो सतह पर दाब कार्य करेगा उसका अनुपात आपको निकालना है, क्या होगा। तो यहां से A1/A2 ये अनुपात कितना है 10/3, और यहां से F1 और F2 का जो अनुपात है F1/F2 5/9। तो P1 के लिए फोर्स है F1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, तो प्रेशर P1 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा F1/A1, और P2 जो दाब है उसके लिए फोर्स F2 है, और एरिया जो है सरफेस एरिया A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, सरफेस एरिया बोलेंगे यहाँ पे इसको। P2 के लिए फोर्स F2 है और सरफेस एरिया A2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा P2 = F2/A2। इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो P1/P2 = F1/A1। F1/A1 में जो भाग लग रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है F2/A2 से। F2/A2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू रख देंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, P1/P2, F2 को यहाँ ले लेंगे F1/F2, और A1 को A2 के नीचे ले लेंगे A2/A1। तो यहाँ से P1/P2 = F1/F2 5/9 है, 5/9, और A1/A2 है 10/3, तो A2/A1 ये पलट जाएगा 3/10। 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर 1 रह गया और नीचे 6, 1/6। तो यहाँ दोनों प्रेशर का जो अनुपात होगा P1/P2 = 1:6, 1:6 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। स्क्रीन पर है थर्ड क्वेश्चन। जब एक धात्विक ब्लॉक द्रव की सतह के नीचे डूबा होता है तो इस पर कार्यरत बल को बताइए। ये हमने बताया था जब हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहे थे। कौन सी स्थिति में उत्प्लावन बल के लिए, कौन सी स्थिति में कोई भी वस्तु द्रव में डूब जाएगी पूर्ण रूप से, यानी तली में बैठ जाएगी, कौन सी स्थिति में द्रव की सतह पर ऊपर आकर तैरेगी, और कौन सी स्थिति ऐसी होगी जब द्रव के नीचे यानी डूब कर तैरेगी। तो ये कह रहा है कि जब एक धात्विक ब्लॉक द्रव की सतह के नीचे डूबा होता है, तो कहां डूबा हुआ है, द्रव की सतह के, ये द्रव है, द्रव की सतह के नीचे इस तरफ ऐसे, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि डूबकर तैर रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तु का जो भार है वह उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो ये कह रहा है इस पर कार्यरत बल जो होगा वो उत्प्लावन बल होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन, वस्तु का भार बराबर उत्प्लावन बल। याद कीजिए, ये बताया था हमने, तीन स्थिति बताई थी। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु द्रव की सतह के नीचे डूबी हुई तैरेगी, और जब वस्तु का भार अधिक होगा तो पूर्ण रूप से डूब जाएगी, नीचे तली में बैठ जाएगी। उत्प्लावन बल अधिक होगा तो वस्तु द्रव की सतह पर आकर तैरने लगेगी। अब ये कह रहा है कि वस्तु द्रव की सतह के नीचे तैरे, तो उसके लिए क्या बताया था हमने, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होना चाहिए। तो उत्प्लावन बल कितना कार्य करेगा, उत्प्लावन बल कह रहा है उस समय वस्तु पर कितना बल कार्य करेगा, वस्तु के भार के बराबर, यानी वस्तु का द्रव्यमान होगा कुछ m,
और जी गुरुत्वीय त्वरण, ये वस्तु का भार होगा। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उसका भार कहलाता है एम जी। तो उत्प्लावन बल इस समय जो कार्य करेगा, उत्प्लावन बल द्रव्यमान के लिए लगा दीजिए, हमने घनत्व बताया था आपको, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व गुणा आयतन। मान लीजिए यह जो वस्तु द्रव में सतह के नीचे डूबी हुई है उसका घनत्व रो है और आयतन मान लीजिए v है। तो उत्प्लावन बल द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व, m की जगह हमने क्या ले लिया, द्रव्यमान की जगह आयतन गुणा घनत्व और जी। ये बल उस समय उत्प्लावन बल उस पर कार्य करेगा जो ऊपर की ओर से बैलेंस करके रखेगा द्रव की सतह के नीचे। चलिए 3 क्वेश्चन के बाद पहुंचते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की नाव आधी जल में डूबकर तैर रही है, तो नाव पर कार्यरत उत्प्लावन बल की गणना कीजिए। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नाव आधी जल में डूबकर तैर रही है, तो नाव पर कार्यरत उत्प्लावन बल की गणना कीजिए। देखिए इसका जो द्रव्यमान है नाव का 50 केजी, नाव का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 50 केजी और गुरुत्वीय त्वरण g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई भी वस्तु द्रव में तैर रही है, मान लीजिए इस तरह से नाव जो है, आधी नाव इसमें डूबी हुई है और तैर रही है, उसी स्थिति में तैरेगी जहां इसका भार mg और उत्प्लावन बल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जिस समय ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे उसी समय ये जो बोट है जल में तैर पाएगी। तो पूछ क्या रहा है इसमें, कार्यरत उत्प्लावन बल की गणना कीजिए। तो उत्प्लावन बल और इस समय जो तैरती हुई वस्तु है उसका आभासी भार उस समय शून्य हो जाता है। तो वस्तु का भार बराबर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल वस्तु का भार एम जी, एम द्रव्यमान दे रखा है 50 केजी और जी का मान 10 यानी 500 न्यूटन का उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर इस समय प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है 2 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार टब पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो टब के तल पर कार्यरत प्रणोद यानी थ्रस्ट परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो आपको ज्ञात करना है और दाब की भी गणना करनी है। ये जो 2 सेंटीमीटर है इसमें एक्चुअली 2 मीटर है, जो आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है वो 2 मीटर है। 2 मीटर भुजा का एक घनाकार टब पानी से पूर्ण रूप से भरा है। तो टब के तल पर कार्यरत प्रणोद तथा दाब की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। घनाकार जो टब है उसकी एक आपको डायमेंशन दे रखी है 2 मीटर, यानी L 2 मीटर। क्योंकि घनाकार है तो इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट तीनों सेम होंगी। तो इसका आयतन हो जाएगा LBH 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 मीटर स्क्वायर। तो घनाकार जो टब है उसकी एक विमा दे रखी है, उससे हमने उसका आयतन पता कर लिया है। जल का घनत्व दे रखा है और जी का मान दे रखा है। जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो पूछा गया है जो घनाकार टब है जिसमें जल भरा हुआ है, वह उस घनाकार टब की तली पर, टब के तल पर कितना प्रणोद लगेगा। यानी ये घनाकार टब है, इसमें जल भरा हुआ है, तो इस जल के द्वारा इस तली पर कितना प्रणोद कार्य करेगा। तो प्रणोद जो होता है वह सतह पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है, जो कि इस द्रव के भार के कारण इस सतह पर अप्लाई होगा। तो प्रणोद यानी थ्रस्ट जो होगा बराबर जल का भार, जल का भार एम जी। जल का द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान के लिए वही आयतन गुणा घनत्व, V इंटू रो इंटू जी। आयतन, इसमें जो टब है पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, तो टब का जो आयतन होगा वही जल का आयतन होगा। तो यहाँ जो आयतन है, हम जल के आयतन के लिए क्या ले लें, हम टब का आयतन ले लेते हैं। 8 इंटू रो जल का घनत्व 1000 इंटू जी 10। तो ये थ्रस्ट जो आया आपका 8 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने न्यूटन का जो थ्रस्ट है, इसके जो घनाकार वर्तन है इसके तल पर कार्य करेगा 80,000 न्यूटन। इसके बाद पूछा जा रहा है कि दाब कितना होगा, इस तल पर दाब कितना होगा। तो दाब निकालने के लिए क्या निकालेंगे, इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद थ्रस्ट, या ऐसे कह सकते हैं इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। तो P इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप, F अपॉन ए से, और F जो बल लगाएगा ये द्रव इस तल पर इसके जल के भार के बराबर लगाएगा mg अपॉन ए। mg आप निकाल चुके हो 8000 80,000 80,000 बटे ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, हाँ देखिए यहाँ जो तल आएगा ये एक्चुअली क्या है, ये घनाकार है और इसका जो तल होगा उसमें केवल दो विमाएं होंगी, लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो यहाँ जो आएगा इस तल का जो क्षेत्रफल आएगा L इंटू बी, क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा L इंटू बी 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ 4 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार और 4 जीरो। 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। इस तरह से हम प्रेशर और इस तल पर लगने वाला प्रेशर और थ्रस्ट दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 10-11 क्वेश्चन ले लेंगे आपके लिए और इससे क्लियर हो जाएगा कि इनके न्यूमेरिकल्स हम किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 सेंटीमीटर भुजा की घनाकार वस्तु कुएं में गिरती है। यदि घन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो बताइए कि वस्तु जल में तैरेगी या डूबेगी। तो घनत्व के आधार पर कोई वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी, उसके लिए हम थोड़ा सा फिर से आपको याद करा देते हैं। वस्तु डूबने की स्थिति कब होती है, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, इज ग्रेटर देन। इस स्थिति में क्या होगी, वस्तु द्रव में डूबेगी जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा। और जब द्रव का घनत्व अधिक होगा और वस्तु के घनत्व से, उस स्थिति में द्रव का घनत्व अधिक है वस्तु के घनत्व से, तो उस स्थिति में वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उस स्थिति में जो वस्तु है द्रव की सतह के नीचे डूबी हुई तैरती है। तो ये डूबेगी या तैरेगी, तो क्या करें हम वस्तु का घनत्व निकाल लें और देखते हैं द्रव के घनत्व से वो अधिक है या कम है। उस आधार पर हम बता देंगे कि वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी। तो चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन।
4 सेंटीमीटर भुजा की एक घनाकार वस्तु कुएं में गिरती है, 4 सेंटीमीटर भुजा की घनाकार वस्तु है, तो उस 6वां क्वेश्चन है, वस्तु की एक विमा, तीनों विमाएं बराबर होंगी, यानी एक विमा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो उस वस्तु का आयतन हम यहां से निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अन्य सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं यहाँ एमकेएस में दे रखी हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो इसको भी हमें मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। लेकिन उससे पहले और क्या क्या इसमें दे रखी हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक तो द्रव्यमान दे रखा है m इजिकल टू 2 kg, सेकेंड जल का घनत्व दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं, जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये जल का घनत्व दे रखा है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस वस्तु का घनत्व इससे अधिक है या कम है, और इस आधार पर हम बता देंगे कि वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी। तो चलिए करना क्या होगा अब हमें वस्तु जल का घनत्व, जिस द्रव में हम उस वस्तु को डाल रहे हैं उस द्रव का घनत्व हमको पता है। अब हमें क्या करना है, वस्तु का घनत्व निकालना है कितना है। चलिए तो घनत्व के लिए क्या करते हैं आप, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान आपके पास है किलोग्राम में और घनत्व आपको निकालना है केजी पर मीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको क्या करेंगे आप मीटर क्यूब में बदल लेंगे। 64 में क्या करेंगे, 100 का भाग देके सेंटीमीटर जो है मीटर में चेंज हो जाता है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या होगा इसमें 64 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 4 6 जीरो हैं, तो पॉइंट इसके जिस किसी संख्या में पॉइंट नहीं होता है उसका पीछे मानते हैं। अब ये 6 स्थान इधर डिस्प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, 2 स्थान तो ये है, 4 जीरो और आ जाएंगे। ये क्या आ गया, आयतन, मीटर क्यूब में आ गया आयतन। अब हमें वस्तु का घनत्व निकालना है, तो वस्तु का घनत्व रो लिख देते हैं यहाँ, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व के बारे में बताया था परिभाषा, एकांक आयतन में उपस्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। रो इक्वल टू एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान कितना है 2 kg और आयतन कितना निकाला है आपने 0.000064, 6 जीरो हैं, सॉरी पॉइंट जो है इधर से 6 स्थान इधर है, और यहां से हमें पॉइंट को यदि हटाना है तो 2 के पीछे हम, पॉइंट यहां पर है, 2 के पीछे हम जो है 6 जीरो, 6 स्थान इधर डिस्प्लेस करेंगे तो 6 स्थान ही इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 64, और 64 का जब इसमें भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 31,250, 31,250 kg पर मीटर क्यूब। तो जो वस्तु हमने द्रव में डाली थी, जो घनाकार गुटका था, उसका घनत्व आ गया, और जिस द्रव में यानी जल में डाली है, जल का घनत्व आपके सामने है। तो इस समय वस्तु का जो घनत्व है, वस्तु का घनत्व इज ग्रेटर देन जल का घनत्व। तो इस स्थिति में वस्तु जो है, बताया था ना, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, तो वस्तु जो है द्रव में डूब जाएगी, वस्तु जल में, द्रव क्या है यहां पर, जल है, वस्तु जल में डूब जाएगी, जिस कुएं में हम डाल रहे हैं उसमें डूब जाएगी। ऐसा ही एक सवाल इससे मिलता जुलता कि वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी, उस स्थिति में एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपके लिए वो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 50 ग्राम के धात्विक, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में। 50 ग्राम के धात्विक घन के एक सिरे की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसका घनत्व निकालिए। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है इसका, 250 ग्राम की मोहरबंद टिन का आयतन 400 घन सेंटीमीटर है,
तो टिन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह जो वस्तु है जल में डूबेगी या तैरेगी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो 50 ग्राम का धात्विक घन जिसके एक सिरे की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। घन है, द्रव्यमान है 50 ग्राम और एक सिरे की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। घन है, क्यूब है। जब एक सिरा यानी एक डायमेंशन दे रखी है तो बाकी दोनों डायमेंशन भी यही होंगी। इसका घनत्व निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। यहां हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और द्रव्यमान जो है ग्राम में दे रखा है, यानी दोनों ही यूनिट सीजीएस सिस्टम में है। उस स्थिति में हम इसका जो मात्रक आएगा वो सीजीएस में रख देंगे, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब नहीं रखेंगे। तो चेंज करने की कोई खास जरूरत यहां पर दिख नहीं रही है। 1.5 का क्यूब जो होगा 3.375 सेंटीमीटर क्यूब। इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयतन आ जाएगा। और घनत्व निकालने के लिए इस घन का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान दे रखा है 50 ग्राम और आयतन ये आपने निकाल लिया 3.375। द्रव्यमान है ग्राम में और आयतन आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। और 3.37 का भाग जब 50 में देंगे तो ये आएगा 14.81 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट था। और इसका सेकंड पार्ट है 250 ग्राम की मोहर बंद टिन का आयतन 400 घन सेंटीमीटर है। तो द्रव्यमान है इस वस्तु का 250 ग्राम और इसका आयतन दे रखा है 400 घन सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए यह द्रव में डूबेगी या तैरेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वस्तु का घनत्व हम निकालेंगे और देखेंगे कि द्रव के घनत्व से इसका घनत्व कम है या ज्यादा है। उस स्थिति में हम बता पाएंगे कि वह वस्तु, ये जो वस्तु है द्रव में डूबेगी या तैरेगी। तो चलिए घनत्व निकालते हैं इसका। पहला जो पार्ट है तो वस्तु का घनत्व हमने रो लिया था। यहाँ चलिए इसका डेंसिटी डी लिख देते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ भी द्रव्यमान जो है ग्राम में और आयतन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ जो घनत्व है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। द्रव्यमान है 250, आयतन है 400। 0 से 0 कट जाएगी, 25/40 5 बार और ये कट गया 8 बार, 5/8 और इसका मतलब हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.6, 20 बचेगा, 2 बार 4 बचेगा, 0.625 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ जाएगा वस्तु का। और द्रव का आयतन क्या होता है, वो सॉरी घनत्व आ जाएगा। द्रव का घनत्व, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उनमें आपको बताया था 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि ये जो हमने वस्तु का घनत्व निकालना है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको भी हम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि द्रव का यानी जल का जो घनत्व है इस वस्तु के घनत्व से कम है या अधिक है। तो चलिए चेंज करते हैं। 1000 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ये हो गया ग्राम। और मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और क्यूब हो रहा है तो 100 के क्यूब का मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि मीटर क्यूब नीचे है। देखिए 3 जीरो से 1 2 3 ये जीरो कट गई और इन 3 जीरो से ये 2 और 1 3 ये 3 जीरो कट गई। तो ये जो इसका मात्रक इसका जो घनत्व आया जल का वो 1 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जिस वस्तु को हमने द्रव में डाला था, यानी जल में डाला था, उसका घनत्व 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जिस जल में डाला है उस जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। ऐसी स्थिति में जो वस्तु है वह द्रव में तैरेगी। यदि द्रव का घनत्व अधिक हो, यदि द्रव का घनत्व कम होता, वस्तु का घनत्व अधिक होता, तो द्रव में डूब जाती। तो आगे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। 4 सेंटीमीटर भुजा की घनाकार वस्तु कुएं में गिरती है। यदि घन का द्रव्यमान सॉरी, ये तो हो गया था अभी 7। चलिए 8वां क्वेश्चन। शशांक ने मिट्टी से भरी ट्रे में 4 गुणा 7 गुणा 10 सेंटीमीटर की विमा का घनाकार ब्लॉक रखा है जो कि लोहे का बना है। वह घनाकार ब्लॉक को इस प्रकार रखता है कि निम्न सिरे नीचे रहें। कौन सा सिरा है? पहले 4/7 सेंटीमीटर वाला, दूसरी स्थिति उसकी 7/10 सेंटीमीटर, तीसरी स्थिति 4 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का सिरा नीचे रहे। यदि घन का घनत्व तो लगभग 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जी की वैल्यू दे रखी है, तो शशांक का आंकलित न्यूनतम और अधिकतम दाब क्या होगा? चलिए, जो घनाकार टब है उसकी विमाएं लिख लेते हैं पहले तो। L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस तरह का एक घनाकार ब्लॉक है और इसे ट्रे में रख दिया जाता है। तो पहली कंडीशन, इस तरह से रखा जाता है, उसका नीचे वाला सिरा जो है वो 4/7 सेंटीमीटर का है, यानी लंबाई और चौड़ाई को नीचे रखते हुए। जैसे मान लीजिए ये घनाकार गुटका है, इसको हमने ये सिरा नीचे लिया, इसकी ये जो लंबाई है, ये विमा जो है 7 सेंटीमीटर है और ये वाली विमा है 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 4/7 वाला ये सिरा नीचे वाला। इसको हमने ट्रे के ऊपर रखा। सेकंड कंडीशन में 7/10 है ना, ये 7 ली थी हमने, ऊंचाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो इस सिरे को 7/10 सेंटीमीटर वाला ये सिरा अब हमने ट्रे में रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। थर्ड कंडीशन में 4/7 हो गया, 7/10 हो गया, 4/10 वाला ये वाला जो सिरा है, ये इसकी ऊंचाई या मोटाई कह सकते हो आप 10 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब ये वाला सिरा हमने ट्रे में रखा है। तो इन तीनों स्थितियों में दाब ट्रे पर कब अधिकतम होगा? तो चलिए पहले तो हम जो है इस घनाकार गुटके का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होगा? V = L इंटू बी इंटू एच। क्योंकि आयतन से सबसे पहले हमें इसका द्रव्यमान निकालना होगा और इसका घनत्व तो आपको दे रखा है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब इसका हम आयतन निकाल लेंगे और इसका घनत्व दे रखा है तो हम इसका द्रव्यमान पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं, 4 × 7 × 10, यही विमा है 4, 7, 10। ठीक, ये आ जाएगा 280 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन आ गया। अब इसका द्रव्यमान, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व। आयतन ये आप निकाल चुके हो 280 सेंटीमीटर क्यूब, और घनत्व तो आपको दे रखा है 8। चलिए मैं इसकी यहां यूनिट लिख देता हूं, 280 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, और घनत्व दे रखा है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब गुणा 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा,
तो द्रव्यमान जो आएगा आपका ग्राम में आएगा। चलिए 280 का 8 से गुणा करते हैं। 0 टू 64 6 8 दूनी 16 और 22 2240 ग्राम। ये जो द्रव्यमान आया, जो घनाकार गुटका है उसका 2240 ग्राम द्रव्यमान आया है। अब ये जो गुटका है, इन विभिन्न स्थितियों में जब हम इसको रखेंगे तो कितना दाब उस मिट्टी की ट्रे पर ये अप्लाई करेगा। तो दाब के लिए हम क्या निकालते हैं, P इक्वल टू F अपॉन ए। P इक्वल टू F अपॉन ए। और ये जो दाब है इनवर्सली यदि फोर्स कांस्टेंट कर दिया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो न्यूनतम दाब के लिए यानी कम दाब के लिए ए अधिकतम होना चाहिए। ए का मान अधिकतम होगा। यदि हमें दाब न्यूनतम पाना है तो ए को बढ़ाना होगा, और दाब को हमें अधिक पाना है अधिकतम, तो ए का मान हमको न्यूनतम करना होगा। इसके क्या है, जो सरफेस एरिया है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूनतम दाब के लिए ए का मान अधिकतम। ए का मान अधिकतम इन तीनों में से कौन सी स्थिति में है? यहाँ देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया, यहाँ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है मल्टीप्लाई, और यहाँ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया। तो हमें पी न्यूनतम पाना है तो ये जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है इसको लेना पड़ेगा। इस स्थिति में जो है न्यूनतम यानी मिनिमम प्रेशर मिट्टी की ट्रे पर घन के द्वारा अप्लाई होगा। चलिए तो P इक्वल टू न्यूनतम दाब के लिए P इक्वल टू F क्या हो जाएगा, mg अपॉन A। ये न्यूनतम प्रेशर के लिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे 7 इंटू 10। द्रव्यमान कितना निकाला है हमने, 2240। अब इसको जी यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और द्रव्यमान जो है ग्राम में है। इसी तरह से हम कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मात्रक हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम, ये जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं 1000 का भाग देके, तो ये हो जाएगा 2.24 किलोग्राम। और जो आयतन हमने निकाला था, द्रव्यमान हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से ए इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए की वैल्यू हो जाएगी 70/100 गुणा 100। 1 2 1 2 3 4 यानी 0.0070 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब हमने द्रव्यमान को किलोग्राम में और सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, और सारी जो यूनिट्स हैं MKS में हैं। तो P इक्वल टू अब लगा देंगे हम mg अपॉन a। m यहाँ द्रव्यमान है 2.24। अब g की जो वैल्यू है शायद 10 दे रखी है, इसमें 10 है। 10 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका 0.0070। हमने क्योंकि 4 जीरो है तो पॉइंट को हमने यहाँ 4 स्थान डिस्प्लेस किया 2 जीरो लगाकर, ये हो गया 0.0070। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कर लेते हैं 22.4, 10 का मल्टीप्लाई किया बटे 0.007। अब यहाँ इसे करने के लिए 2 जीरो और रख लीजिए, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 22,400 बटे 7। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14 और 00 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस स्थिति में न्यूनतम दाब लगेगा जब मैक्सिमम क्रॉस सरफेस एरिया उस ट्रे के संपर्क में होगा। अब मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या करेंगे हम, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को आपको मिनिमम करना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सॉरी सरफेस एरिया यहाँ मिनिमम हो रहा है, इसको लेंगे। तो ये तो हो गया आपका P मिनिमम।
पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम तो यहां लिख देंगे अधिकतम दाब के लिए, एक लाइन यहां लिखेंगे अधिकतम दाब के लिए ए का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो एफ अपॉन ए मिनिमम, तो एफ एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, फोर्स तो वही अप्लाई होगा, ए मिनिमम, एम जो द्रव्यमान आया है 2.24 इंटू 10 अपॉन, अब ये जो हम सरफेस एरिया निकालेंगे ये आएगा ए मिनिमम 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0028 मीटर स्क्वायर, 0.0028, ये हो जाएगा 22.4 बटे 0.0028। अब क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंक हो गए, यहाँ भी 4 अंक हो गए, पॉइंट कट गया, तो ये हो गया 22 4 3 0 बटे 28, 28 का भाग जब इसमें हम देंगे तो ये जाएगा 8000 न्यूटन, 28 का भाग इसमें 8 बार जा रहा है, सही है, 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस समय ये मिनिमम दाब होगा, देखिए ये मैक्सिमम दाब था, सॉरी ये पी मैक्सिमम, इस समय अधिकतम जो दाब था 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ए मिनिमम पर, और जब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को मैक्सिमम किया उस समय न्यूनतम दाब है 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उस घनाकार जो बर्तन है उसके द्वारा मिट्टी की ट्रे पर अप्लाई हो रहा है। अधिकतम दाब और न्यूनतम दाब के लिए हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरियाओं को न्यूनतम और अधिकतम लेकर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए शायद, मुझे ध्यान नहीं रहा है, 8 9 10 11, हाँ 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक गेंद वायु से भरी है जिसका आयतन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इस गेंद को जल से पूर्णतः डुबाने हेतु बच्चे को कितना बल लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बेटा हुआ, तो गेंद जो है उसका आयतन दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब, गेंद का आयतन। क्वेश्चन नंबर 9, गेंद का आयतन दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब, गेंद का आयतन दे रखा है, और इस गेंद को जल से पूर्णतः डुबाने के लिए बच्चे को कितना बल लगाना पड़ेगा। चलिए हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था, जो लगाया जाएगा बल वो उत्प्लावन बल, यानी ऊपर से जो इसे हमें जल में पूरी तरह से डुबोना है, गेंद है ये, मान लीजिए इसे एक बैलेंस की कंडीशन में, ये समझ लेते हैं, बैलेंस की कंडीशन में जो गेंद है जो वायु से भरी हुई है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये वायु है यानी इसका आयतन है, ये इस तरह से सरफेस पे पूरी तरह से नहीं डूब पा रही है, इस स्थिति में उत्प्लावन बल इसके भार से अधिक है और इसलिए यह पूरी तरह से पानी में नहीं डूब पा रही है। तो ऊपर से जो हमें बल लगाना पड़ेगा F, इसके उत्प्लावन बल को बैलेंस कर दे, और कौन सी स्थिति में, जब ये सतह के नीचे हो उस स्थिति में ये जो बल है F इसके उत्प्लावन बल को बैलेंस करे, उस स्थिति में यह द्रव में पूरी तरह से डूबेगी। और उत्प्लावन बल जो इस पर लगेगा इसके
जो बॉल है इसके भार के बराबर होगा जल को गेंद में रखने हेतु जो आवश्यकता जो पड़ेगी वह किसके बराबर होना चाहिए? ये उत्प्लावन बल के बराबर। तो आवश्यक बल बराबर उत्प्लावन, और जो उत्प्लावन बल है वह जल द्वारा जो विस्थापित द्रव होगा उसके बराबर होगा, और जल द्वारा इस बॉल के द्वारा जो विस्थापित जल होगा उसका भार इसके भार के बराबर होगा। तो विस्थापित द्रव हो जाएगा आपका mg, और द्रव्यमान जो होगा वह जब यह पूरी तरह से इसमें डूबी होगी और जल का द्रव्यमान निकालना है, यानी अपने आयतन के बराबर यह जल को यहां से विस्थापित कर देगी। जब कोई भी वस्तु द्रव में पूरी तरह से डूबी होती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को उस जगह से क्या कर देती है? हटा देती है, यानी विस्थापित कर देती है। तो इसके द्वारा यहां से जो जल हटाया जाएगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? यानी जल का आयतन मतलब इस बॉल का आयतन गुणा जल का घनत्व इंटू जी, विस्थापित द्रव। और इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका आयतन दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको हम सीजीएस सिस्टम में ही इन सभी मात्रकों को लिखा जाए तो सीधा लिख देंगे आयतन घनत्व, जल का घनत्व होगा सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो कितना आया था? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यदि हम इसको एम के सिस्टम में लेते हैं तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में आपने बल का मात्रक पढ़ा नहीं है डायन, तो सीधा सीधा हम न्यूटन में ही निकालेंगे इसको। एम के सिस्टम में ही मात्रक हम निकालते हैं। तो आयतन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को V = 500 गुणा 1/100 का क्यूब, ये हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। तो आयतन V = हो जाएगा 500 अपॉन, नीचे 100 का क्यूब हो रहा है तो नीचे हो जाएगा 10⁻6 और ऊपर पहुंचेगा तो आयतन हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो आयतन को लिखा जाएगा यहाँ पे 500 इंटू 10⁻⁻6, और जो घनत्व है अब ये हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया है तो घनत्व को भी केजी पर मीटर क्यूब में ही लिख देते हैं 1000, और जी का जो मान है यहाँ 10 ले लेते हैं। तो विस्थापित द्रव का जो भार है वो आपको आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 5 इंटू 10⁻6 और -6 ये है ही न्यूटन, यानी 5 न्यूटन का जो बल है उस लड़के को बॉल के ऊपर आरोपित करना होगा जिससे कि बॉल सतह के नीचे डूब जाए। फिर से इसको समझ लेते हैं। बॉल उस स्थिति में यदि हम इस पर बल नहीं लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बॉल है वो सतह के ऊपर तैरने लगेगी। अब ये जो हमें ऊपर से इस पर बल लगाना है और इसके अंदर पूरी तरह से डुबोना है तो यह अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देगी। तो जो आयतन के बराबर जल को विस्थापित करेगी उस जल का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा जल का आयतन जो कि बॉल के आयतन के बराबर होगा गुणा जल का घनत्व इंटू जी, यानी जल का हमने भार निकाल लिया है। उतना ही जल जो है उत्प्लावन बल अपने भार के बराबर ऊपर की ओर लगाएगा और उतना ही बल उस लड़के को नीचे की ओर लगाना पड़ेगा जिससे कि वह पूरी तरह से डूब सके बैलेंस करने के लिए। तो 5 न्यूटन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इस वीडियो में 10 क्वेश्चन जो हमने पहले वीडियो अपलोड किया था उससे रिलेटेड हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। एक लकड़ी के बॉक्स की विमाएं दे रखी हैं 2 मीटर, 0.25 मीटर और 0.1 मीटर। यदि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.6 है तो ब्लॉक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। चलिए, आपेक्षिक घनत्व का सवाल भी नहीं आया था एक भी, इस सवाल को कर लेते हैं। बॉक्स की विमाएं दे रखी हैं L इंटू बी इंटू एच, 2 मीटर, 0.25 मीटर और 0.1 मीटर, इस तरह से दे रखी हैं विमाएं। और लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व, ये जो विमा है लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी के बॉक्स की विमाएं, और लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है 0.6। ब्लॉक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का द्रव्यमान m आपको निकालना है। और जल का घनत्व दे रखा है 10⁻3। जल का घनत्व 10⁻3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो किसी भी वस्तु का जब हमें आपेक्षिक घनत्व निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व बराबर लकड़ी का घनत्व बटे जल का घनत्व। देखिए, लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.6 आपको दे रखा है, जल का घनत्व दे रखा है, तो यहां से लकड़ी का घनत्व बराबर हो जाएगा लकड़ी का घनत्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो लकड़ी का घनत्व बराबर हो जाएगा लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व गुणा जल का घनत्व। और लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व क्या है 0.6, और जल का घनत्व कितना दे रखा है 10⁻³ यानी 1000। तो ये हो जाएगा 600। लकड़ी का घनत्व आ गया 600 kg पर मीटर क्यूब। अब अभी हमने केवल लकड़ी का घनत्व निकाला है, पूछा जा रहा है लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। चलिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, लकड़ी का द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये कितना आया है 600। अब लकड़ी का द्रव्यमान आपको निकालना है तो 600 गुणा लकड़ी का आयतन। आयतन कितना है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन निकल आएगा 0.2, 0.2 25 दूनी 50, 0.050 ये आ जाएगा। 0.2 का 25 से गुणा करेंगे, सही है, 0.05। तो आयतन हो गया 600 गुणा 0.05, 5 30 20, और पॉइंट लग रहा है 2 अंक बाद 1 2। तो ये द्रव्यमान जो निकल के आया लकड़ी का वो 30 kg द्रव्यमान सही है। तो ये 30 kg द्रव्यमान इसका निकल के आएगा। सिक्स 600 इंटू 0.05, 30 kg, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो हमने थ्रस्ट वाला जो पहला वीडियो अपलोड किया था उससे रिलेटेड, जिससे कि उन फॉर्मूला जो हैं उनका यूज आप अच्छी तरह से कर सकें। अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे आपका, वो ध्वनि जो चैप्टर है वो वीडियो रहेगा, तो बने रहेंगे वीडियो में। तो पहला वीडियो होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।